बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव में डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़िर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी है। आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन साहब की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 7 फरवरी को समाअत करेगा। दूसरी जानिब मुतनाज़ा पीका तरमीमी एक्ट की मंजूरी के खिलाफ यौम सियाह पर सहाफ़ियों की जानिब से मुल्क भर में एहतजाज जारी है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, पीटीआई और हुकूमत के दरमियान जो मुज़ाकराती कमेटी थी उनको आज तक की जो है डेडलाइन दी गई थी, मुज़ाकरात में जो है पेशरफ नहीं हुई अभी। वो तो तहलील हो गई थी जी, तहरीक इंसाफ की तरफ से तहलील कर दी गई थी, हुकूमत की तरफ से आज तहलील हो जाएगी और ना मुज़ाकरात आगे बढ़ने थे ना बढ़ेंगे और एक बेचैनी सी जो है वो इस वक्त है। अदालत के अंदर भी बहुत सारे मामला चल रहे हैं और अगला हफ्ता 10 दिन जो है वो लगता है कि कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी और ज़ाहिर है उसके नतीजे में जो मुल्क का बहुत अहम मामलात हैं, मुल्क की इस वक्त बहुत ही अहम मामलात हैं रियासत के, वो सारे रुके हुए हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरफ आगे बढ़ता है मामला। और लेकिन इसमें एक जो बात बड़ी एक हैरान कुन सी है और मैं उसको हैरान कुन इसलिए कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जो है वो काफ़ी बहस भी चल रही है और कुछ मैंने इसके ऊपर ख़ुद भी इसको देख के समझने की कोशिश की है, लेकिन फिर उसके ऊपर एक सरकारी मौक़िफ़ भी है। अच्छा, ये जो अमेरिका में जो प्लेन क्रैश हुआ है जी, ये क्या ये हादसा है, क्या ये एक्सीडेंट है? ये एक सवाल है जो इस वक्त काफ़ी मेरे ख्याल से जो लोग समझते हैं मामलात को या जिन्होंने कभी देखा है, क्रैश देखे हैं या जो एविएशन से वाबस्ता हैं या मुख्तलिफ मुल्कों की जो एयरफोर्स के लोग हैं, यकीनन वो इसको देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि क्या हुआ है। बिल्कुल देखें, दुनिया की सबसे ज़्यादा ये सिक्योर जगह है और वाइट हाउस के 3 मील का जो रेडियस है वहाँ तक कोई कमर्शियल जहाज़ नहीं आ सकता। रेगन एयरपोर्ट मौजूद है वहाँ पे, बड़ा बिजी एयरपोर्ट है। तो एक तो ये बात है ना कि जो चल रही है कि जिसमें लोग कम थे, ज़्यादा होने चाहिए थे और उसमें कंट्रोल टावर के अंदर लोग कम थे, ट्रैफिक, वो तो बात दुरुस्त चलें, ठीक है। या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कह दिया कि जी वो जो है वो पुरानी इंतज़ामिया जो है वो इसकी जिम्मेदार है और ये वगैरह, वो चले। लेकिन मामला इससे ज़्यादा कुछ अजब सा है। अगर हम इसको देखें, इसकी जो फुटेज, पहली बात तो ये रडार पे नज़र आ रहे हैं जहाज़, वाशिंगटन में है और वाशिंगटन में जो है वो मैंने कहा ना दुनिया की सिक्योर तरीन अगर कोई एयर स्पेस हो सकती है तो वो ये है। अब ये जो मुसाफिर त्यारा है ये लैंड कर रहा है और बिल्कुल प्रॉपरली लैंड कर रहा है। अगर हम उसकी फ्रेम टू फ्रेम फुटेज देखें तो ये बिल्कुल अपनी जगह आराम से ये लैंड कर रहा है। जो हेलीकॉप्टर है जी, जो ब्लैक हॉक है, ब्लैक हॉक आता है और आने के बाद इससे टकरा जाता है। फ्रेम टू फ्रेम देखें तो इससे ब्लैक हॉक टकराता है, ठीक है। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या ब्लैक हॉक जो है वो कंट्रोल टावर से राब्ते में था? अब एक तो इसके ऊपर एक तो जाहिर है कि विजुअली भी देखा जाता है ना, लैंडिंग के वक्त और विजुअली भी देखा जाता है। दूसरी बात, एक कंट्रोल टावर से वो राब्ते में था और कंट्रोल टावर ने उसको बाकायदा जो जुमले हैं जो अब हमारे सामने वो बड़ी हद तक आ रहे हैं, तो वो जुमले जो हैं वो ये हैं कि उनको बाकायदा कंट्रोल टावर की तरफ से ये कहा गया कि ये जुमले बाकायदा इस्तेमाल हुए कि पैट, वो जाहिर है कि पैट करके वो मुखातिब करते हैं। ये रेगन रूट 4 रेगन एयरपोर्ट पे हेलीकॉप्टर जोन अलग होते हैं, जितना इसको मैं समझ रहा हूँ हेलीकॉप्टर जोन अलग होते हैं और जो पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स हैं वो अलग जगह पे उतरते हैं। अच्छा, हेलीकॉप्टर भी मिलिट्री हेलीकॉप्टर है जी,
और उसमें 2 लोग, तीनों फौजी हैं, और जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पैट स्मिथ, उनका कहना यह है कि तीनों फेयरली एक्सपीरियंस थे। यानी एक जो है उनमें से वो 1000 या 10,000 शायद माइल्स उनका कर चुका था। और अगर देखें ये ट्रेनिंग सालाना ट्रेनिंग होती है, यानी ये ऐसे नहीं कि कोई किसी अनाड़ी से कह दिए कि तुम जाके वहाँ पे हेलीकॉप्टर उड़ाओ, ठीक है। तो सवाल ये है कि वो क्या उनसे रब्ता कंट्रोल टावर से था? तो जी कंट्रोल टावर से बिल्कुल रब्ता था, और कंट्रोल टावर की तरफ से उनको जो कहा गया वो ये कहा गया कि पैट, क्या तुम्हें सामने ये मुसाफिर त्यारा नज़र आ रहा है? तो जो ब्लैक हॉक में से जवाब आया कि जी बिल्कुल नज़र आ रहा है। अभी हम थोड़ी देर में वो दिखा भी देंगे एग्जैक्टली वो जो जुमले हैं जो इनका तबादला जो मुख्तलिफ जगहों पे कोट हो रहे हैं। अच्छा, अब उसमें जो है उन्होंने कहा कि बिल्कुल जी हमारा राब्ता उनसे हो रहा है और हम उनसे राब्ते में हैं, और ये जो है ये उसने कहा कि अच्छा फिर इसके अपने तुम्हें नज़र आ रहा है सामने जहाज़? उसने कहा नज़र आ रहा है जहाज़। उसने कहा अच्छा इसके पीछे से निकलना। यानी बाकायदा जो ब्लैक हॉक का पायलट है जो फौजी है जी, उसको बाकायदा कहा गया है कि तुम इस मुसाफिर त्यारे को अवॉइड करो, इसके पीछे से निकलो, यानी पीछे अपने आप को करो। और उन तुम्हें नज़र आ रहा है? उसने कहा बिल्कुल नज़र आ रहा है। उसके बाद खामोशी छा गई और वो हेलीकॉप्टर सीधा चलता गया ब्लैक हॉक और जाके जहाज से टकरा गया। जहाज की उसमें, अच्छा ये जो ऊपर जहाज जाता नजर आ रहा है ना, ये नहीं है, ये पीछे जहाज है। अब इस जहाज की फुटेज को जरा दोबारा देखें। अभी ये देखें, ये एक जहाज उड़ रहा है, वो छोटा सा एक नुक्ता आएगा जो कि वो नुक्ता आ रहा है, वो छोटा सा नुक्ता जो कि ब्लैक हॉक है, और कैसे सीधा वो देखें इस फ्रेम में देखें, जो जहाज ऊपर जा रहा है उसे छोड़ दें, वो सामने वाले जहाज को, वो नुक्ता आ रहा है और नुक्ता आते आते ये जहाज से टकरा गया। अच्छा, ये जो नुक्ता है ये ब्लैक हॉक है। अच्छा, अब आप ये देखें कि ये कैसे दूर से, अगर हम इसको फ्रेम बाय फ्रेम देखें तो ये उस जहाज को भूल जाएं जो ऊपर जा रहा है, वो सामने देखें जो टकरा रहे हैं, वो छोटा, और वो आया, ये जहाज बिल्कुल अपनी जगह आराम से लैंड हो रहा है, ये आके सीधा ब्लैक हॉक से टकराता है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल ही पैदा होता है, ये इसमें जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि एयर ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होता है जिसको TCAS कहा जाता है। वो जो है वो तमाम जहाज़ों में भी नस्ब होता है, और जो ब्लैक हॉक है हेलीकॉप्टर, उसमें भी इस बात की मुकम्मल जो है वो यानी ब्लैक हॉक ये फ्लाइंग मशीन, यानी आप समझ लें कि फ्लाइंग वॉर मशीन है। ये ब्लैक हॉक जो है ये कोई आम कोई कार्गो हेलीकॉप्टर नहीं है। और ये वो है जो कि मैंने कल भी बात की थी कि 12वीं इटालियन का से ताल्लुक़ रखता है, जिसमें आला मिलिट्री ओहदेदारान या प्रेसिडेंट, वाइट हाउस का स्टाफ या बाकी लोग उसमें सफ़र करते हैं। और ये सालाना ट्रेनिंग एक्सपीरियंस स्टाफ था, ऐसा नहीं था कि कोई बच्चे, और अगर कोई उसमें ऐसा भी होता है कि यंग होता है तो हमेशा जैसे गाड़ी की ड्राइविंग सीखते हैं तो हमेशा एक प्रॉपर एक्सपीरियंस्ड आदमी होता है जो इंस्ट्रक्टर होता है। तो इसमें भी ये था कि वो अपनी रूटीन साल की वो कर रहे थे, कोई नए लोग। अब सवाल ये है कि उनसे अगर ये बात हुई है और उन तक ये मैसेज गया है तो फिर उसके बाद ये क्यों कर मुमकिन है कि उन्होंने ये बात जो है ये सुनी, और बात सुनने के बाद, ठीक है, और बात सुनने के बाद उन्होंने ये जुमला सुना है, सुनने के बाद उन्होंने जो है वो नज़रअंदाज किया इस मशवरे को, या सुना नहीं, या इस पे ध्यान नहीं, जो भी कुछ हुआ, लेकिन इसमें एक पुरस्कारियत का फैक्टर आ गया है कि वो जो ये जो ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है, इसका काम ही ये होता है। ये ब्लैक हॉक में भी लगा होना चाहिए, तो गालिबन लगा हुआ था, और ये जो है ये मुसाफिर तैयारों में भी लगा हुआ होता है ज़रूर। और ये जो है ये अब इसमें जो जदीद आ गए हैं तो हम जदीद ही उसमें लेटेस्ट होंगे, एडवांस। उसमें ये होता है कि जो तैयारे हैं वो अगर
29,000 फुट की बुलंदी से परवाज कर रहे हो, 29,000 फीट की बुलंदी से परवाज कर रहे हो, तो ये जो है ये अगर हम अच्छा ये यहाँ पे क्या हम, हाँ ये देखें ज़रा, मैं वापस इस बात पे आता हूँ। ये यहाँ से देखें, लेस देन, इसको पहले ले जाएंगे ज़रा, एसोसिएटेड प्रेस की स्टोरी को ज़रा पहले ले जाएं। ये अगर हम इसको मिनट टू मिनट देखें ना, कोलिजन इन्वॉल्व रीजनल जेट, ठीक है ना, कैंसस से आ रहा था, दैट वाज प्रिपेयरिंग टू लैंड। अब ये इसको अगर खबर को पढ़े ना तो अजीब सी बात है इसमें। 3 सोल्जर्स थे, ठीक है, जो क्रू के लोग थे, ट्रेनिंग एक्सरसाइज ये हो गई। आगे देखें, स्काइज वर क्लियर, ये हमने पहले भी बात कर ली थी, लेकिन आगे जो बात है ना इसकी, वहां से एक सवाल खड़ा था। फ्यू मिनट्स बिफोर द जेट वाज टू लैंड, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स आज द अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट 5342 कि क्या वो एक शॉर्टर रनवे ले सकती है। पायलट्स ने एग्री कर गए, यानी जो मुसाफिर तैयार है अमेरिकन एयरलाइन, उनको कोई इशू नहीं है। कंट्रोलर्स ने जेट को क्लियर कर दिया कि वो लैंड करें, ठीक है, और प्लेन को कहा कि वो नई रनवे पे आ जाएं, एक रनवे छोड़ के दूसरे पे आ जाएं, आम सी बात है, वो हो गया। अब आगे देखें, 30 सेकंड पहले इस टकराव से एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आज द हेलीकॉप्टर इफ इट हैड द प्लेन इन साइट। हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछा है कि क्या तुम्हें जहाज नजर आ रहा है, और मिलिट्री पायलट रिस्पॉन्ड करता है आगे से, यस, कि ही डिड, रिस्पॉन्डेड दैट ही डिड। कंट्रोलर फिर उसे एक अलग बात करता है, वो कहता है कि पैट, यानी जैसे मुखातिब करते हैं, पैट 25 पास बिहाइंड द CRJ, ये जो CRJ तैयारा है इसके पीछे से गुजरना, अपरेंटली टेलिंग द कॉप्टर टू वेट फॉर, ये जो बम्बार्डियर प्लेन है CRJ 701 ट्विन इंजन जेट टू पास, इसको गुजर जाए। खामोशी थी। अच्छा, अब इसके जवाब में पहले उसने कहा है कि ही डिड, लेकिन 30 सेकंड के अंदर जो है वो देयर वाज नो रिप्लाई और एयरक्राफ्ट टकरा गए आपस में। अच्छा, जब उसने पायलट ने सुन लिया, पायलट से उसने कहा कि भाई आपको जहाज नजर आ रहा है सामने, यानी हेलीकॉप्टर पायलट से उसने कहा मुझे नजर आ रहा है। इनने कहा अच्छा पैट इसके पीछे से इसे गुजरने दो और उसके या तो टर्न कर जाओ या इसको गुजरने दो, स्लो हो जाओ और उसके बाद गुजरना। वो जाके सीधा, अच्छा वो वहां से खामोशी छा गई, 30 सेकंड के बाद ये टकराव हो गया। अच्छा, अब इसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम जो है वो, उसको अगर यहां से देखें हम, ये स्लाइड नंबर 6 पे चले जाएं हम, ठीक है, तो ये स्लाइड नंबर 6 ये देखें तो ये अगर तो 29,000 फीट से अबव ये फ्लाई कर रहा है, तो उसमें ये होगा कि वो फिर 2,000 फीट जहाजों को दूर रखता है, यानी जहाज जो है वो एक दूसरे से 2,000 फीट के डिस्टेंस पे रहे, 2,000 फीट, यानी ठीक है जी, यानी अगर वो 29,000 किलोमीटर परवाज ऊपर कर रहा है, 35,000 किलोमीटर जो भी होती है ना जहाजों की, तो अगर 29 से ऊपर है तो वो पूरी कोशिश होती है कि 2,000 फीट कम से कम या उससे ज्यादा फासला हो, और अगर 29,000 से नीचे है तो फिर 1,000 फीट या उससे ज्यादा फीट कम से कम डिस्टेंस रहे। और अदरवाइज ये होता है कि ट्रांसपॉन्डर्स हैं, ट्रांसपॉन्डर्स ये हैं, एक तो ये ना कंट्रोल टावर से बात हो रही है, एक तो ये है कि कंट्रोल टावर से बात हो रही है, एक जो सिस्टम है वो खुद ब खुद सिग्नल्स भेजता है कि भाई ये जहाज, क्योंकि आप देखें ना, जो अगर आप उसमें कॉकपिट में जाएं तो उसमें वो सामने लगी होती है ना मशीन, बहुत सारी ट्रांसपॉन्डर्स लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि कितनी दूर कौन सा जहाज है, कितना डिस्टेंस है। अब यहां पर जो है वो एक हेलीकॉप्टर जाता है, ना वो ऊपर है ना वो नीचे है, उसको कम से कम जो डिस्टेंस उसका था इस जगह पे या तो 200 या 300 फीट इसको ऊपर होना चाहिए था या दूर रखना चाहिए था अपने आप को। ये सीधा जाके ऐसे टारगेट नहीं होता, सीधा आप उसको देखें दोबारा तो जाके उस जहाज के अंदर टकरा रहा है। अच्छा, अब ये जो है ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि भाई वो पायलट जो हैं उनकी जाहिर है अभी वो एक्सपीरियंस भी थे, उनकी फैमिलीज भी दुखी हैं, परेशान हैं। यहाँ पे वो स्केटिंग की टीम्स जो थी वो रशिया से ताल्लुक था, अमेरिका के भी लोग थे, उनकी आइडेंटिफिकेशन हो रही है, वो बिल्कुल एक आप समझ लें मौसम भी ख़राब था, पानी में वो गिर गए जहाज। अच्छा, मैं इस पे कल से इसको समझने की कोशिश कर रहा कि मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये कैसे ये पॉसिबल है, इसकी फुटेज देख के, क्योंकि रडार भी देख रहे हैं इसको, ये स्केटर्स की भी डेथ हो गई, बाकी लोग भी जो अमेरिका के स्केटिंग टीम थी वो भी उसमें बहुत से
यंगस्टर चले गए और बहुत सारे लोग चले गए, लेकिन इशू ये कि ये कैसे हुआ। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले, इस प्रोग्राम के शुरू होने से थोड़ी देर पहले, अच्छा एक तो था ना, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल एक मैसेज डाला, भेजा था, उसको हमने कल डिस्कस भी कर लिया था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 5th स्लाइड में कहा था कि एयरप्लेन वाज ऑन परफेक्ट एंड रूटीन लाइन ऑफ अप्रोच। देखें, ट्रंप ने बहुत, जो ट्रंप का पहला रिएक्शन उस पर गौर करें। ट्रंप कहता है कि प्लेन बिल्कुल सही था, हेलीकॉप्टर वॉज गोइंग स्ट्रेट एट द एयरप्लेन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, क्लियर नाइट, लाइट्स ऑन द प्लेन वर ब्लेजिंग। देखिए, ट्रंप ने एक फौरी जो रिस्पॉन्स है ना, वो कितना एक आप समझ लें कि टू द पॉइंट है। वो कह रहे हैं लाइट्स ब्लेज कर रही थी, व्हाई डिडंट द हेलीकॉप्टर गो अप और डाउन और टर्न, व्हाई डिडंट द कंट्रोल टावर टेल द हेलीकॉप्टर व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ आस्किंग इफ दे सॉ द प्लेन। यानी ये वही वाली बात जो कि उसने कहा ना कि पैट तुमने देख लिया, तो ये कल आ गई थी गुफ्तगू। दिस इज अ बैड सिचुएशन दैट लुक लाइक इट शुड हैव बीन प्रिवेंटेड, नॉट गुड। यहां तक तो बात हो गई। थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा अपना मैसेज, ये प्रोग्राम के शुरू होने से मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले दोबारा बात की है। द ब्लैक हॉक 7th, द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग टू हाई, बट टू हाई बाय अ लॉट। बहुत ज्यादा हेलीकॉप्टर जो है वो परवास कर रहा था ऊपर, बहुत ज्यादा। मैंने आपसे कहा ना कि हेलीकॉप्टर का जोन ही अलग है। ये तो हेलीकॉप्टर का जो जोन है वो एक अलग जोन में, ये थोड़ी कि एक जहाज आ रहा है, एक हेलीकॉप्टर बीच में। आप आम एयरपोर्ट्स पे देखें ना, एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, साथ एक जहाज आ गया, साथ वो जो है वो दूसरा, ऐसे नहीं होता। हेलीकॉप्टर्स की अलग जोन है, जहाजों का अलग जोन है पे। अच्छा, वॉज इट फार अबव द 200 फीट लिमिट? क्या ये 200 फुट की लिमिट से ज्यादा ऊपर था जहाज? बिल्कुल था। तब यही तो मैं बात कह रहा हूं ना कि उसको जो कंट्रोल, पहले वो कंट्रोल टावर पे गुस्सा किया कि क्योंकि रिकॉर्डिंग आ गई ना सामने, कंट्रोल टावर पे वो कह रहे हैं कि पैट तुमने देख लिया? उन्होंने कहा देख लिया। उन्होंने जाने दो, जाने दो भाई, जाने दो उस्ताद, जाने दो, जाने दो। ओ भाई, उनको बताओ कि क्या करना है। अच्छा, मसला ये कि उन्होंने कहा है दोबारा बाद में, लेकिन उतनी देर में वो जो है वो जवाब नहीं आया, और वो सेकंड्स का खेल हुआ है, 30 सेकंड्स या कुछ सेकंड। ये दूसरे को देखिए आप जरा, द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, इन मैसेज को मैं पढ़ रहा था अभी, इसको जरा कंप्लीट कर लें। द ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वॉज फ्लाइंग टू हाई बाय अ लॉट, इट वॉज फार अबव द 200 फुट लिमिट, दैट्स नॉट रियली टू कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड, इज इट? यानी प्रेसिडेंट ट्रंप एक सवाल उठा रहे हैं, और बहुत टेक्निकल सवाल है। ये सवाल हवा में नहीं हो, ये सवाल बड़ा टेक्निकल है कि क्या ये जो हेलीकॉप्टर है ब्लैक हॉक, देखें प्रेसिडेंट ट्रंप पे अटैक हुआ है कुछ अर्सा पहले, और प्रेसिडेंट ट्रंप को इस बात का, अच्छा वो जो अटैक हुआ है उन पे जो गोली लगी थी, वो बिल्कुल सेंटीमीटर से गोली टच करती हुई निकली थी। अब वो बंदा कौन था, क्या उसकी इन्वेस्टिगेशंस हुई, क्या नहीं हुई, पागल था क्या, लेकिन वो बहरहाल अंदर गन लेकर आ गया था, और गन लाके उसने उसकी तहकीकात, यकीनन अब इनके अपने भी जहन में होगा, लेकिन उसकी तहकीकात जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा मैं भी करवा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता कि काश पटेल जो है वो आके FBI को, उनकी वो चल रही है जो उनकी हियरिंग वगैरह हो रही है उनकी, और तुलसी गहबत की, लेकिन ये है कि देखना है कि वो पहले एक वाक़या हुआ था, और दूसरा जो ये वाक़या है इसके अंदर ये सवाल उठ गए हैं। अब खुद अमेरिका में भी डिस्कशन में आ गए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सवाल उठाया है ना, उसमें ये बात बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है कि ये आखिर क्या हुआ। अच्छा, अब इसको इसी बात को ज़रा और यहाँ से हम देखें जो न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी है। न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी अगर हम देखें, हेलीकॉप्टर इनका पहली, वो कह रहे हैं कि मिलिट्री हेलीकॉप्टर that collided with American Airlines on Wednesday night appears to have been flying too high or outside. ये वही बात जो ट्रंप कर रहे हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स उठा रहा है कि approved flight path at the time of crash according to 4 people briefed. Army Black Hawk helicopter was supposed to be flying in a different location and lower to the ground. Exactly वही बात है जो ट्रंप कर रहे हैं। As it was a busy Reagan national airspace. Before helicopter can enter any busy commercial airspace, it must get approval of an air traffic controller.
In this case, the pilot of the helicopter asked the air traffic controller for permission to use a specific predetermined route that lets helicopter fly no higher than 200 feet. और उसके बाद जो है वो पोटोमैक रिवर पे चला जाए जहाँ पे अमेरिकन एयरलाइंस को, अच्छा रिक्वेस्टेड रूट क्या था उसका, रूट 4 फॉलोड स्पेसिफिकली कार्व्ड आउट, जो हेलीकॉप्टर पायलट को बता दिया। हेलीकॉप्टर पायलट ने कंफर्म किया कि विजुअल साइट उसको नजर आ रहा है, उसको विजुअल इंपॉर्टेंट है ना, विजुअली वो देख रहा है सामने, और अमेरिकन एयरलाइंस का जहाज को नजर आ रहा है। और एयर कंट्रोल जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उसने इंस्ट्रक्ट किया पायलट को टू फॉलो द रूट एंड गो बिहाइंड द प्लेन, प्लेन के पीछे जाओ, वो जो मैं बात कह रहा हूं ना कि उसने कहा कि गो बिहाइंड, अच्छा। बट द हेलीकॉप्टर पायलट डिड नॉट फॉलो द इंटेंडेड रूट। क्यों? हेलीकॉप्टर ने क्यों वो रूट फॉलो नहीं किया? Rather, the helicopter was above 300 feet, not below 200 feet, and was at least half a mile off the approved route. जो रूट उसको दिया गया था उससे कम से कम आधा मील दूर जहाज ये हेलीकॉप्टर परवाज कर रहा था, आधा हाफ अ माइल ऑफ द अप्रूव रूट, जब उसको यानी बिल्कुल कहीं और जाना था और वो कहीं और आधा मील, ये चंद, यानी आप देखें ना, एक तो ऊपर नीचे की बात हो रही है ना, एक तो बात हो रही है इतने फीट ऊपर इतने फीट, उसको जो रूट है वो हाफ अ माइल वो ऑफ था अपने रूट से, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक। और ये ट्रंप जो है वो दूसरा ट्वीट कर रहे हैं। अब ये क्या मामला है, इसको जो है ये न्यूयॉर्क टाइम्स की स्टोरी में मेरे सामने है, और बाकी जो इसके ऊपर अब मामला चल रहे हैं, और ये अब बहुत ज़्यादा एक मेरे ख्याल से वहाँ पे इसको ये देखना होगा कि ये हेलीकॉप्टर जो है, ये हेलीकॉप्टर में जो लोग थे वो कौन थे, तीन, उनकी दो की तो शनाख्त आ गई है, बहुत एक्सपीरियंस्ड उनकी भी थोड़ी देर पहले शनाख्त हुई है, उनको बताया गया है। एक शायद खातून थी, एक खातून पायलट थी, दो जो हैं वो बड़े एक्सपीरियंस थे, पुराने, और सिक्योरिटी क्लियर हैं और सारे, और वहीं के लोग सारे। और जाहिर है कि ब्लैक हॉक को आप, ये 12वीं बटालियन को आप ऐसे तो इजाज़त नहीं देते। और अगर हम ये सेकंड देखें, इसका रूट हम देखें, तो ये जो है ये सेकंड स्लाइड देखें तो ये सामने से आ रहा है, ये हेलीकॉप्टर का पाथ है, ये उधर से आ रहा है, और ये आके ये पोटोमैक रिवर के ऊपर ये दोनों आके गिरे, और ये लैंड कर रहा था, ठीक है, और ये बिल्कुल लैंड कर रहा था, मुसाफिर त्यारा तो बिल्कुल उसमें परफेक्ट, उसमें कोई गड़बड़, उसको ये अंदाजा ही नहीं था कि अचानक एक हेलीकॉप्टर आएगा ब्लैक हॉक और आके उससे टकरा जाएगा। और ये अगर हम फर्स्ट स्लाइड भी देखें तो ये रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस है वाशिंगटन और सराउंडिंग एरिया के, और वहाँ पर ये वर्जीनिया में जो बेस है वहाँ से इसने परवाज़ की है। परवास करने के बाद जो है ये हेलीकॉप्टर आगे गया है और आगे जाके यहाँ पे टकरा गया। तो अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं ना, दोनों ट्वीट्स, कल वाला भी और आज का भी, आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली, क्योंकि ये एक्यूरेट वो बात है जो कि वहाँ पर इस वक्त डिस्कस हो रही है कि ये और ये आप देखें कि उनका फौरी रिएक्शन ये था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन जैसे ही क्रैश हुआ है उसके थोड़ी देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने कह दिया कि ये हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे, और सारे अब जो जितने एविएशन के लोग हैं वो इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि ये ब्लैक हॉक में जो इतने एक्सपीरियंस्ड फौज के लोग थे, ये क्या इशू है। और जाहिर है कि ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है। कंस्पिरेसी थ्योरी तो तब होगी ना जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बात कर रहा है, और साथ ही वहाँ का जो वो मीडिया जिसको बहुत ज़्यादा शायद वो सवाल भी उठाता रहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप पे तनकीद भी करता है, वो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो वहाँ पे ये बात कर रहा है कि ये जो है ये कुछ इसमें कुछ गड़बड़ है, और ये जो है ये कैसे सिस्टम्स ने काम नहीं किया, कैसे कॉकपिट की टेक्नोलॉजी जो है वो लिमिटेड थी, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कॉकपिट टेक्नोलॉजी 8 स्लाइड वॉज लिमिटेड इन प्रिवेंटिंग वॉशिंगटन प्लेन क्रैश। क्या मतलब है कॉकपिट टेक्नोलॉजी? क्या उसमें जो सिस्टम्स थे एयर ट्रैफिक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, वो क्या लिमिटेड थी टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट? ये लेकिन सेकंड आप देखें ना, ये सेकंड में फिर वो उसको क्लियर कर रहा है कि एयरक्राफ्ट आर फ्लाइंग टू लो फॉर सिस्टम्स टू गिव क्रू वॉइस गाइडेंस। क्यों एयरक्राफ्ट क्यों नीचे फ्लाई कर रहा था? एक तो लैंड हो रहा था ना, ठीक है, दूसरा क्यों कर रहा था नीचे फ्लाई? ये सवाल यहाँ पे
जो है ये उठाया जा रहा है, और इसके मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो आने वाले दिनों में या घंटों में या कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो इसके ऊपर आ गए हैं कि हेलीकॉप्टर जो है ये कैसे कर रहा था। और ये बात वाकई समझ में नहीं आती। अगर आप भी देखेंगे, कोई भी देखेगा, तो समझ नहीं आएगी कि एक तो जहाज़ ऊपर चले उड़ गया ना, दूसरा जो है वो लैंड हो रहा है, एक उड़ रहा है वो लैंड हो रहा है, दूसरे ये ऊपर से उड़ते हुए जहाज़ को इसको फॉलो ना करें, ये ज़्यादा इसमें आ रहा है। वो जो पीछे है ना उस फुटेज को देखें, तो वो जो फुटेज है उसमें तो जहाज़ लैंड हो रहा है आराम से, और दूर से एक छोटा सा नुकता आके तड़ करके उसके बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे उसने उसको हिट करना है, बिल्कुल ही उसको हिट करना है। ज़रा सा भी हेलीकॉप्टर आगे पीछे अपने आप को कर सकता था। एनीवे, तो ये वहाँ पे कि ये क्या अटेम्प्ट थी, ये कैसे हुआ है, क्यों, इस पे सवाल उठे हुए हैं। दूसरी जो बात है, और अगर ये जाहिर है कि एक अजीब, प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछले चंद रोज़ में एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी साइन किया, जिसका मैंने कल परसों जिक्र किया था। अब लेकिन उसके साथ ही हम इसको एक और भी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनका। और वो जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उनका है, उसका जो उन्वान है, उसका जो टाइटल है, या जो उसका वो है आयरन डोम। आयरन डोम के नाम से उनका जो है वो उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, आयरन डोम फॉर अमेरिका 25th, आयरन डोम फॉर अमेरिका। अच्छा, आयरन डोम फॉर अमेरिका में वो ये कहते हैं कि अब जो है पॉलिसी ये है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स अपने सिटीजन्स की डिफेंस के लिए, अपने लिए, होमलैंड के लिए कोई फॉरेन अटैक हो तो उसके लिए खुद तैयार करेगा, आयरन डोम तैयार करेगा। ज़ाहिर है ये वो आयरन डोम नहीं है जिसका नाम हमने इसराइल के लिए सुना है, और जिसके रोज़ ईरान और ये जो हूतीज़ और ये इन्होंने उसको ऐसी तैसी फेरी हुई है। ये जो है ये खुद तैयार करेगा। 60 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दी जाएगी प्रेसिडेंट को कि हमने कैसे तैयार करना है, और ये आयरन डोम अमेरिका के लिए तैयार होगा। और उसके बाद एक फैक्ट शीट भी व्हाइट हाउस की तरफ से जारी हुई कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड फॉर अमेरिका 26। उन्होंने कंप्लीट उसके बाद ये बताया कि फैक्ट शीट क्या है, मतलब ये किस तरह का ये व्हाइट हाउस की तरफ से ऐलान हुआ कि आयरन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड जो है उसमें क्या होगा, कैसे होगा, कितनी देर में, उसकी पूरी एक डिटेल है। लेकिन वो उनका ये कहना है कि जो हाइपरसोनिक, गालिबन हाइपरसोनिक के अगेंस्ट जो ज़ाहिर है कि थ्रेट वही दिख चुके हैं कि इसराइल के साथ क्या हुआ है। तो इसराइल वाला आयरन डोम नहीं है। इसराइल का जो आयरन डोम है वो अमेरिका भी फंडिंग कर रहा था, इसराइल भी कर रहा था, उसके नतीजे में जो कुछ हुआ हमारे सामने है इसराइल के साथ। लेकिन ये है कि हुतीज़ ने और बाकियों ने मिलकर भुरकस निकाल दिया उसका आयरन डोम का, और डेविड सिलिंग। तो आयरन डोम अब अमेरिका में ही बनेगा, और अमेरिका के लिए होगा, और ज़ाहिर है किसी और के लिए नहीं होगा। अच्छा, एक तो ये। दूसरा जो है वो ये है कि कल का दिन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बल्कि ये तो हर वक्त ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। कल हो सकता है दो चीज़ें हो जाएं। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं 25% जो है वो मेक्सिको और कनाडा पे शायद कल से टैरिफ डाल दूं, 25% जो परसेंट है दोनों पे, और उसके नतीजे में जो महंगाई है वो शूट करेगी अमेरिका के अंदर, ठीक है। और वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होगा मेक्सिको में, कनाडा में, और अगर मैं शायद उसमें ऑयल पे ना करें, क्योंकि ऑयल पे अगर करते हैं वो तो ऑयल फिर सारा का सारा उनको लेना पड़ेगा वेनेजुएला से, तो ऑयल कहाँ से लेंगे। तो ऑयल तो वैसे खुद उनके अपना भी होता है, लेकिन ये कि खुद मुख्तार है, लेकिन कुछ ऑयल उनको जाहिर चाहिए भी होता है। ऐसा नहीं कि सारा का सारा जो ऑयल है अमेरिका अपना ही यूज़ करता है, कुछ लेता भी है छोटा थोड़ा बहुत, ताकि वो मुख्तलिफ मिक्स वगैरह करके फिर जो भी सिलसिला है, तो फिर वेनेजुएला पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो शायद ऑयल पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ऑयल को छोड़ के वो बाकी 25% टैरिफ जो है मेक्सिको और कनाडा पे लगाने जा रहे हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि 3 लोग किसी वक्त बेरिहा हो जाएंगे, 3 यरगमाली मजीद, और 3 यरगमाली हमास के पास से, और उनमें से केत सेगल हैं, एक का नाम है केत सेगल, एक का नाम है ऑफरान कैदरोन, और एक का नाम है यारन बिबास। अच्छा, ये जो है ये अब ये रिहा हो रहे हैं मर्द। इससे पहले जितने इसराइल के लोग उनकी कस्टडी में थे वो ख़वातीन, ये पहले मर्द हो रहे हैं। इसमें से एक जो हैं वो ऐसे हैं जिनकी फैमिली जो है वो पहले रिलीज़ हो गई, उनकी वाइफ और उनके जो बेटी और बाकी ख़ानदान के लोग सारे रिहा हो गए, ये पीछे रह गए थे, इनको रिहा किया जा रहा है। काफ़ी इनकी एज है।
दो जो हैं उनमें से एक के बारे में इतला है कि उनकी फैमिली शायद, उनके बारे में हमास ने नहीं बताया कि फैमिली, अब देखें ये बड़ी बदकिस्मती है कि जब ये कहते हैं ना कि ये रिलीज़ कर रहे हैं तो एक्चुअली बॉडीज़ भी होती हैं उस पर। 2014 से कुछ बॉडीज़ वहाँ रखी हुई हैं। याहिया सिनवर की बॉडी जो है वो की जो मैयत है वो शायद लेकर आ गए थे, ये इसराइल के पास से अभी तक, वो इसराइल ने याहिया सिनवर की जो मैयत है वो देनी है, तो वो ये इसमें मैयतें भी इंक्लूड होती हैं जब ये तबादले होते हैं इस तरह से। लेकिन इसके बदले में 90 लोग फ़लस्तीनी जेलों से रिहा होंगे, 90। और आज एक तारीखी दिन इसलिए है कि वक्त से पहले ये होना था इतवार को या कल शाम को, वक्त से पहले आज अभी थोड़ी देर पहले रफ़ा खुल गया है, रफ़ा की सरहद जो है वो खुल गई है और वहाँ से बेशुमार ये तादाद बयान हो रही है 50 या वो, ये हमने बहुत पहले बात की थी, ये भी तय हुआ है कि जी हमास के लोग जाएंगे वापस आएंगे, तो 50 हमास के लोग और 50 जो हैं वो दूसरे लोग, 100 जो है मतलब सैकड़ों की तादाद में लोग इजिप्ट और इजिप्ट से बाहर और वापस। अब ये जो मामला है ये इसराइल के हाथ से निकल गया है। रफ़ा क्रॉसिंग खुल गई आज, ये तारीखी दिन है 2007 से, और EU पहुंच गए। EU का मिशन वहाँ से 2007 में निकल गया था। 2007 में जब ये इलेक्शंस के बाद जब ये मामला हुआ था, इंतखाबात हुए थे गज़ा से, तो EU का मिशन जो है तो 2007 के बाद दोबारा पहुँचा है रफ़ा क्रॉसिंग में, और वो ये सारे जो लोग इजिप्ट में दाखिल हो रहे हैं, इजिप्ट के बाद बाहर जाएंगे दूसरे मुल्कों। ये इसराइल के अंदर एक तासुर है कि ये जो स्टीव वित्कॉफ ने कल एक खामोश दौरा किया है, ये आज नहीं खुलना था, ये कल यरगमालियों की रिहाई के बाद उसके अगले दिन कहीं जाके रफा, तो एक दिन पहले जो इसराइल ने खोल दी है। तो ये बात कही जा रही है कि ये वो अंदर जो उनकी हमास के लीडर्स के साथ बात हुई है खामोशी से, जिसका इसराइल के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई बयान नहीं है, ना उधर से कोई बात हो रही है ना उधर से बात हो रही है। और अमीर कतर जो हैं उन्होंने भी एक, अब जरा वक्फा लें उसके बाद बात करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पीका कानून की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में साफियों का आज एहतजाज भी जारी है। वो देखें अब क्या होता है, अदालत में तो शायद चैलेंज पता नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, क्या उसकी शिकें हैं, लाहौर हाई कोर्ट में शायद चैलेंज हुआ है, लेकिन ये कि पूरा एक होता ना बेचैनी सी मुल्क थैम जैसा होता ना, वो ठहर सा गया है सारा फैसला कि आगे क्या, अबाउट नेक्स्ट हो, अनसर्टिनिटी, पॉलिटिकल टर्मोइल, और पॉलिटिकल टर्मोइल जब तक है तो आपका उसके साथ साथ इकॉनमी और ये सारे मामला तो कई जगह पे खड़े हैं, और सिक्योरिटी का मामला, शहादतें भी हो रही हैं और मारा भी जा रहा है दहशतगर्दों को, तो वो भी एक इशू है सारा, फॉरेन पॉलिसी ये आने वाले। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि एक तो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ये ट्वीट्स हैं उससे ये जाहिर हो रहा है कल का भी और आज का भी कि वो इसको किसी और अंदाज में देख रहे हैं, और उसी अंदाज में देख रहे हैं जितना दुनिया भर के एविएशन के लोग, उनके भी और बाहर भी, वो इसको डिस्कस कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ है दुनिया की सबसे ज़्यादा सिक्योर एयर स्पेस के ऊपर। दूसरा ये है कि जो उन्होंने साथ ही आयरन डोम की बात भी की, और वो सारे अपने जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी जारी कर रहे हैं, और उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे, हर मुल्क पे मुरतब हो रहे हैं, उसके जवाबन वो रिएक्शन भी आ रहा है, वो मुल्क भी अपने कदम उठा रहे हैं। और सारा प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं उन्होंने एक बात जो है वो और की, और अच्छा इसी दौरान मैं अमीर कतर की बात, अमीर कतर जो है वो पहले सरबराह हैं किसी मुल्क के जिन्होंने बाकायदा दौरा किया है दमिश्क का, वो दमिश्क गए हैं। अब देखें, मैंने आपसे कहा था शुरू में ये तासुर था कि शायद दमिश्क, कतर के दमिश्क, ये जो भी हो रहा है दमिश्क में जो वहाँ पे अहमद शारा आए हैं, अच्छा अहमद शारा के हवाले से जो है, इनके हवाले से वो जो तुलसी गैबद है उनको अच्छा खासा वहाँ पर सवालात का जवाब देना पड़ा। लेकिन वो जो बात कर रही थी, उन्होंने कहा कि अच्छा आप ये कह रहे थे कि अमेरिकन सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उनकी बड़ी हियरिंग, बड़ी कई सेनेटर्स ने सवाल उठाया, वो भाई ये जो गवर्नमेंट आई है इसको क्या अमेरिकन नहीं मानते, ये जो अहमद शाह है इसको मानते हैं अमेरिकन को मानते हैं, तभी तो ये सारा हो रहा। बल्कि अमेरिकन तो यहाँ तक ट्रंप जो है वो बुलाने वाले हैं, वो जो सीरिया में उनकी बेस थी उस बेस में से फौजियों को निकालने का सोच रहे हैं। एक खपड़ी हुई है कि भाई ये फौजी क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी वजह से तो हमारे दोस्त तुर्की परेशान है और बेकार में वहाँ बैठे हुए हैं, तो वो विड्रॉ करने का सोच रहे हैं सीरिया से।
लेकिन उसी सवाल के ऊपर जो है वो उन्होंने तो उसी गवर्नमेंट को सामना करना पड़ा। वो कह रही थी कि भाई ये जो है असद को गिराने के लिए हमने जो है वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को सपोर्ट किया। वो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस तो गई, अब वो तो हुक्मरान है वहाँ पे, ठीक है, और उनको दुनिया मान रही है। बहरहाल अमीर कतर ने वहाँ पे वो दौरा किया और वहाँ पर उनसे मुलाकात की। डेमास्कस जो है वहाँ पर दिसंबर में ही खुल गया था कतर का सफारत खाना। अहमद शारा जो है वो हवाई अड्डे पे उन्होंने इस्तकबाल किया, बाकायदा कमर्शियल फ्लाइट शुरू हो गई। अब आप देखें कि जो सीरिया है, देखिए हर मुल्क जो है ना वो उसकी कुछ पॉलिसीज तो डिफरेंट है, कुछ जगहों पे वो यकजा हो जाता है। मिसाल के तौर पे सीरिया पे टर्की, कतर, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट का थोड़ा सा इशू है, वो मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा, लेकिन यह है कि आप ये देखें कि ये सारे मुल्क जो हैं ये सारे आ गए और साथ ही अमेरिकन को वहाँ से निकलने का कह रहे हैं। और नेतन्याहू इतना परेशान है, नेतन्याहू इतना पर वो उतारा कि वो उनके खिलाफ आ गए। कभी आपने सुना यहां आके अब कौन बैठे? टर्की और कतर और सऊदी अरेबिया सारे इधर बैठ गए आके। पहले तो बशारुल असद था ना, किसी खाते में ही नहीं, उधर से उधर मिसाइल जा रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, पता नहीं जंग में, उसको तो कोई रोल नहीं। इस पूरी मुझे बताए ना, इस पूरी जो गजा के मामले पे कहीं बशारुल असद नजर आए इस पूरे अरसे में कि बशारुल असद का कोई नाम नजर आए? ऐसे ही बस एक तो वो जो है वो वहां पर जो है वो अब अमेरिका ने दौरा किया, टर्की, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्क, यूरोप, ठीक है, उसके बाद आपका फ्रांस की डेलीगेशन आ चुका है, यूरोप के आ चुके हैं लोग, अमेरिकन मिलते सारे। और उसके बाद ये जो बात की है ना प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से इशारा आ रहा है कि हम ये सीरिया से विड्रॉ कर लेंगे, वो जो PKK वाला फैक्टर उनकी जान निकली हुई है। फिर उन्होंने तो बस वो तो पैसा खा रहे थे पर अरसे से बैठ के, उनको पता नहीं कब से ये पैसा मिल रहा था अमेरिकन का, तो उनका पैसा भी बंद हो गया, तो अब उनको पैसा तो पता चला कुट मारेंगे सारे। टर्की तो खासतौर पर टर्की नहीं, लेकिन ऑलिव ब्रांच दी हुई है उनको कि आप चाहें तो पार्लिमानी उसमें आ जाएं, बाकी सारे रीजन के मुल्क। अच्छा, जिस वक्त कतर गए हैं जी, कतर के अमीर डेमास्कस पहुंचे हैं, तो उस वक्त कतर में कतर के जो वजीर खारजा, कतर का रोल अब देखें, डिप्लोमेसी हर मुल्क का अपना रोल, सऊदी अरेबिया का रोल, UAE का, टर्की, अब देखें कैसे मुल्क इस वक्त सारे। तो उस वक्त कतर में ईरान के वजीर खारजा, कतर के वजीर खारजा और वजीर आजम से उनकी मुलाकात हो रही थी। यानी ईरान ने अपना मैसेज कन्वे किया कि भाई हम इस वक्त कतर के साथ हैं, और साथ ही उन्होंने वजीर खारजा जो हैं ईरान के, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम जो है बिल्कुल सीरिया की जो हुकूमत है अगर लोग उन्हें पसंद करते हैं तो हम भी उसे एक्सेप्ट करते हैं। तो ईरान के वजीर खारजा कतर में, लेकिन कतर में ईरान के वजीर खारजा की एक और डेलीगेशन से मुलाकात हुई। ये वो डेलीगेशन है जो तुर्की से आया है, और तुर्की से आए हैं वो मोहम्मद दरवेश जो कि हमास की शूरा के हेड हैं। वो कल उनके जो हैं वो रजब तय्यब उर्दुगन, प्रेसिडेंट रजब तय्यब उर्दुगन से उन्होंने मुलाकात की थी। उसके बाद वो आ गए यहाँ पर और इनकी मुलाकात हुई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, हमास की डेलीगेशन की भी मुलाकात हुई, और उसके बाद उनकी मुलाकात हुई कतर के डेलीगेशन। ईरान मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है, और ईरान के वजीर खारजा ने जाके कतर को मुबारकबाद भी दी, शुक्रिया अदा किया कि आपने जो गजा की जंगबंदी में रोल प्ले किया है वो एक तारीखी रोल है। ठीक है, तो अब देखें कि ये मुल्कों की आपस में सारी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने दोबारा जिक्र कर दिया, उन्होंने, मैं अब जो लैंग्वेज है वो तो मेरा ख्याल से वो उन्होंने जो बात की है वो उन्होंने अगर मैं यहाँ पर कोई वो जनाब ब्रिक्स ममालिक के ऊपर वो कह रहे हैं कि मैं तो इन पर सैंक्शंस लगाऊंगा, और अगर कोई हमारे पास यहाँ पे कोई मीडिया इंडिया से हो तो हम ये NDTV को दिखा देते हैं। 24 गो फाइंड अनदर सकर नेशन। अच्छा, ट्रंप वॉन्स ब्रिक्स अगेंस्ट डॉलर मूव। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया 23 कैन गो फाइंड अनदर सकर नेशन, ट्रंप्स वार्निंग टू ब्रिक्स ऑन रिप्लेसिंग US डॉलर। अब मसला ये है कि ये तो उन्होंने कहा जाओ जाके ढूंढो, और ये जो है ये ब्रिक्स, उसके रशिया ने रिस्पॉन्ड किया है कि भाई अभी कोई हमारी करेंसी वगैरह बनाने का कोई प्लान नहीं है। तो उन्होंने कहा डॉलर, ये डी-डॉलराइजेशन की तरफ तो नहीं जा रहे, तो रशिया ने कहा कि नहीं हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। लेकिन रशिया की तरफ से एक और बात यहाँ पे, जो ब्लूमबर्ग की पिछले 1-2 दिन से जो इंडिया भी और रशिया भी ये सारे देख रहे हैं कि ब्लूमबर्ग 28 Russia set to test New Delhi's nerves by sending sanctioned oil and tankers to India। अब यानी रशिया जो है, इंडिया क्या ऑयल लेता है, सैंक्शनड ऑयल एंड टैंकर्स टू इंडिया।
अच्छा, ये जो है ये लेकिन उसके साथ ही जो रॉयटर्स है ये रिपोर्ट कर रहा है कि 29 के रशिया ऑयल ट्रेड टू चाइना इन इंडिया स्टॉल्स एट सैंक्शन ड्राइव अप शिपिंग कॉस्ट। तो चाइना तो उनका दूसरा मामला है वो तो, लेकिन इंडिया आने के लिए समंदर क्रॉस करते हैं ना लंबा चौड़ा, तो ये जो है ये क्या रुक गया है या आ रहा है। और इंडियन एक्सप्रेस भी ये कह रहा है 30 में देखूं कि यूएस सैंक्शंस इम्पैक्ट ऑन रशियन ऑयल ट्रेडिंग शोइंग इंडियन रिफाइनर्स सीक मोर ऑयल फ्रॉम मिडिल ईस्ट। अच्छा, मिडिल ईस्ट का ऑयल जो है वो इंडिया यहाँ पे लेता है, तो यहाँ हूतीज बैठे हैं और फिर ये यहाँ से लेन किस तरह से खुलेगी ऑयल की ये। लेकिन ये कि रशियन ऑयल क्या रोक दिया है या अभी आ रहा है, क्योंकि ये जो इशू है ना ये अभी देखना है एक दो दिनों के अंदर कि ये किस तरह से रशिया का जो ऑयल है, एक तो देखना ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स और इंडियन एक्सप्रेस, और भी बहुत जगहों पे है, लेकिन मैं ये 3 जगहों पे करके जहाँ पे रुकता हूँ। इसकी वजह ये है कि ये जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ जा रहे हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी से एक तो वेपन्स लेने हैं, कितने वेपन्स लेंगे, कौन से वेपन्स लेंगे, क्या इसराइल को जो वेपन्स दिए हैं उससे ज़्यादा दे देंगे इंडिया को। तो इसराइल की उसको भुरकस निकाल दी है हूतीज ने और हमास ने, और हमास के लोग वहाँ पर आराम से। अच्छा, ये आप अंदाज़ा लगाएं ना कि वहाँ का जो मीडिया है ना वो किस तरह से ये कह रहा है रफ़ा की क्रॉसिंग। यूरोशलम पोस्ट को देखिए, रफ़ा क्रॉसिंग टू रीओपन फ्राइडे, आज खुल गई, टेररिस्ट अमंग दोज टू लीव। यानी वो कैसे, यानी हमास को 18th स्लाइड में कोट कर रहा हूँ यहाँ पे 18th, यानी वो किस तरह से ये हो रहा है भाई, कुछ पता तो चले ये क्या गुजरी क्या है नेतन्याहू पे, इसराइल पे क्या गुजरी है। यानी वो टेररिस्ट सारे निकल के जा रहे हैं हमास के, वापस आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, क्या मामला है कुछ नहीं पता नेतन्याहू को। और नेतन्याहू जो है वो जाहिर है कि उनको ये अब उनकी बहुत बड़ी, लेकिन इंडिया जो है वो क्या ऑयल लेगा नहीं लेगा, और अमेरिका किस तरह हर मुल्क से अलग बात कर रहा है। मैक्सिको, कनाडा, प्यूटिन, ज़ेलेंस्की तो फारिग हो गया ना, उसके बाद क्या रशिया से ऑयल नहीं है, वेपन्स भी हैं, और रशिया के साथ ब्रिक्स एक दूसरा रास्ता है, और चाइना भी देख रहा है कि अच्छा, चाइना के हवाले से फाइनेंशियल टाइम्स ने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आज शाये की है चाइना के हवाले से। ये फाइनेंशियल टाइम्स 35, चाइना कह रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ी जो मिलिट्री बेस है, एटलीस्ट 10 टाइम्स लार्जर देन पेंटागन, वो चाइना की आर्मी तैयार कर रही है। सेंट्रल ह्यूज वॉर टाइम मिलिट्री कमांड सेंटर इन बीजिंग से मेन शहर से कुछ दूर आगे, पेंटागन से 10 टाइम्स बड़ी, उसकी सैटेलाइट इमेज वगैरह उन्होंने छापी है। और वही कह रहे हैं कि जी ये जो है ये इतना बड़ा, और ये जो है ये एक कमांड बिल्कुल वो यहाँ पर एक बड़ी, वो उधर आयरन डोम के चक्कर में लगे, उधर डीप सी घुस गया। आज ये फाइनेंशियल टाइम्स ने नया एक इन्वेस्टिगेटिव पूरी इन्होंने बना के कि ये बहुत बड़ी एक बेस जो है तैयार हो रही है, और चाइना जो है ये इन्होंने सैटेलाइट इमेज दिखाई है और उन्होंने कहा है कि ये जो है ये बहुत ह्यूज, पेंटागन पीछे रह गया, बहुत बड़ी बेस चाइना जो है वो बनाने जा रहा है। ये कर्टसी में दिखा रहा हूँ ये फाइनेंशियल टाइम्स। तो एक तरफ तो वो है टेक्नोलॉजी का खेल है, एक तरफ ये टैरिफ्स वाला चल रहा है, एक तरफ ये है कि अभी ट्रम्प जो है ये 10 दिनों में दो तीन काम तो अच्छे हुए ना, जो उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तेजी के साथ आगे पीछे दाएं बाएं। लेकिन एक तो ये जहाज में क्या हुआ, ये क्या मामला है कि एन टपक गए 2 जहाज, एक टप करके नीचे पोटोमिक के अंदर गिर गई, ये क्या था। और वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये कैसे हुआ, डीप स्टेट थी, कौन थे क्या थे, उस पैर पर, अब देखे ना ये हादसा कभी भी इस तरह से नहीं होते। और वो कह रहे हैं कि जब खुद ट्रम्प कह रहे हैं कि ये हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा था तो उसमें तो मैक्सिको के या किसी दूसरे मुल्क के लोग नहीं थे ना, वो तो उनके पुराने, और वो पायलट जिनको जो 12th बटालियन। फिर दूसरी बात ये है कि ये डीप सीक सर पे आ गया। तीसरा ये है कि वो जो है वो ये रिपोर्ट पेंटागन की आ रही है। चौथा ये है कि इसराइल के साथ क्या मामला तय हुआ है, ये नेतन्याहू जाएगा तो अब क्या बात करेगा वहाँ जाकर। आयरन डोम की तैयारी वहाँ शुरू करें अमेरिका, वो कह रहे हैं वेपन सारे इधर, अमेरिका फर्स्ट, मैं इसराइल का नहीं हूँ वजीर आजम। और स्टीव विटकॉफ ने जाके वो सारा मामला हल करवा दिया। बिल्कुल आप ये देखें कि ये सिनेरियो ऐसा डेवलप हो रहा है जहाँ अगली मूवमेंट में क्या होगा, कैसे होगा, दुनिया की मार्केट्स, ऑयल, क्या ये हादसा था, क्या इसको ट्रंप हादसे के तौर पे ले रहे हैं या ट्रंप इसको कुछ और समझ रहे हैं जो बार बार वो ट्वीट कर रहे हैं। एक बेचैनी सी है, तो इस बेचैनी में बड़े ग्लोबल इवेंट्स और रीजनल इवेंट्स इतने अहम हैं कि उसमें मुज़ाकराती टीम
क्या इंतज़ार करेगी रात 12 बजे तक, या कल क्या करेगी, परसों क्या, ये इस इश्यूज़ नहीं है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल टर्मोइल का ख़त्म होना लाजिम है, वो ख़त्म नहीं होगा तो माशी टर्मोइल और उसके नतीजे में सिक्योरिटी चैलेंजेस और फॉरेन पॉलिसी और आपका जो सोशल अनरेस्ट है वो बढ़ता जाएगा। और ये सारी चीज़ें मुतासर हो रही हैं एक ही वक्त में। और बुनियाद सबकी ये है कि जब तक अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी मुल्क में नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, तो उसके नतीजे में मामला सारे इस अरेंजमेंट के बस से तो बाहर है कि ये अरेंजमेंट कुछ भी डिलीवर कर पाएगी। बाकी हम देखते हैं कि अब क्या होता है। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद डॉक्टर अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।